टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास का ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि आपके जो अकाउंटिंग है उसका मीनिंग क्या है और टाइप्स क्या है। आज हम उसी अकाउंटिंग की कुछ एडवांटेजेस या कह सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे या पढ़ेंगे। जब भी आप एडवांटेजेस से ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे तो कुछ पॉइंट्स लिए मैंने, ये कॉमन है, यही पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाएंगे और यही पॉइंट आपके एडवांटेजेस में आ जाएंगे। तो कुछ मैंने कॉमन पॉइंट्स ले लिए जो बोथ ऑफ साइड्स एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम आइटम को, जो भी रिकॉर्ड को हम लिखेंगे वो सिस्टमैटिक होगा। सिस्टमैटिक का मतलब यहाँ पर ये है कि अकाउंटिंग के अंदर कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि कोई भी डेबिट में लगा दो और कोई भी क्रेडिट में लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर कुछ क्या है, रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, उन्हीं के बेस पर आपका अकाउंट बनेगा या रिकॉर्ड होगा। सिस्टमैटिक का मतलब यहाँ पर ये भी है कि अकाउंटिंग को करने की, कैलकुलेट करने की क्या है, कोई एक प्रोसेस है। जैसे अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आप क्या तैयार करते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर क्या जाता है, बिल, इनवॉइस, कैश मेमो एक्सेट्रा। उस बिल के ऊपर, बिहाफ के ऊपर आप क्या तैयार करते हो, वाउचर्स तैयार कर लेते हो। वो वाउचर तैयार करने के बाद जब आपकी कंपनी के अंदर वो असेट्स या जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री बनाओगे। जर्नल एंट्री के बाद फिर क्या बनेगा, लेजर, जिसको आप बोलते हो टी शेप अकाउंट, लास्ट में ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है सभी चीजों को सिस्टम के रूप में चलाकर चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी आइटम कभी भी लिख दो, ऐसा नहीं होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस भी है। प्रोसेस का मतलब जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होगा, सेकंड पर क्या रिकॉर्ड होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस पहले बन जाए और अगर आपने जर्नल एंट्री कैलकुलेट की ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो डे टू डे यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर तैयार किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी चीज, मतलब अगर हम अप्रैल मंथ की काउंट करें तो अगर 1 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन हुई, एक ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल को हुई, एक 15 अप्रैल को हुई, तो ये डेट वाइज ही चलेगी। ये मैटर नहीं करता कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस डेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखनी है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड पॉइंट है हमारे पास टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप अपनी कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको एक साइड रिकॉर्ड कर लें। जितनी भी आपकी इनकम्स हैं उनको एक साइड रिकॉर्ड कर लें। इनकम में से एक्सपेंसेस क्या कर दें, माइनस कर दें। आपके पास पता चल जाएगा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर हमारी इनकम्स ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है तो क्या होगा, हमें लॉस होगा उस कंडीशन के अंदर। तो आपने बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अकाउंटिंग की। और इसके अलावा आप अकाउंट से क्या पता लगा सकते हैं कि आपकी ड्यूरिंग ए ईयर या ड्यूरिंग ए पीरियड, पीरियड का मतलब 1 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। ड्यूरिंग ए पीरियड आपकी परचेज कितनी है, आपकी सेल्स कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी इनकम्स कितनी है। इन 4 बातों को आपने क्या रखना है, कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। कब, अगर आप क्या बनाओगे, अकाउंट
अकाउंट्स बनाओगे। अगर आप अकाउंट्स नहीं बना रहे हो, अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप आइटम भूल सकते हो उसके अंदर से। ओमिशन बोलते हैं जिसको, ओमिशन होने के चांस हैं, स्किप होने के चांस हैं। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंट को बिल्कुल ठीक ढंग से मेंटेन किया है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ इन बातों के बारे में भी स्टडी कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, टू नो एग्जैक्ट रीजंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं, ये पता लगेगा। रीजंस मींस कारण। कई वैसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं चीजों को कैलकुलेट करते हैं, हम उन्हीं आइटम्स को हम कैलकुलेट करते हैं जो जनरल रूटीन के अंदर बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस का पार्ट कैसे? जैसे मान लो अगर मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का या बुक्स का, तो जो मैं बुक्स को बेच रहा हूं और परचेज कर रहा हूं, उस एक्टिविटी से जो मुझे हुआ वो तो होगा प्रॉफिट। इसकी बजाय अगर मेरे पास मान लो कोई पुराना फर्नीचर पड़ा था मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मैंने दिया बेच, तो उससे जो इनकम मेरे पास आई, उससे जो पैसा मेरे पास आया, वो प्रॉफिट नहीं है, दैट इज गेन। हिंदी में दोनों का मतलब सेम है, प्रॉफिट का मतलब भी लाभ है, गेन का मतलब भी लाभ है। लेकिन इंग्लिश के अंदर और अकाउंट्स के अंदर इन दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, उन चीजों को खरीदने और बेचने से जो मुझे हुआ वो होगा प्रॉफिट। और जो फर्नीचर है, जैसे मान लो मेरे को एसेट्स पड़ी थी पुराना कोई टाइपराइटर पड़ा था, पुराना कोई कंप्यूटर पड़ा था, उसको मैंने बेच दिया, उससे मेरे पास जो पैसे आए वो क्या कहलाएंगे? गेन कहलाएंगे। तो रीजंस भी बताएगा कि आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल मतलब कभी कभी होने वाला, तो इसके बारे में भी हमें कौन बताएगा? वाला अकाउंटिंग में बताएगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बिजनेस की असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी थी, एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में क्या कर दें? उसको ऐड कर दें, और अगर लॉस हुआ है तो उसको कैपिटल में से क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बिजनेस की कैपिटल कितनी है, असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। इन चीजों के बारे में भी कौन बताएगा? आपको अकाउंटिंग बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू ascertain the progress of business from year to year। प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस का बिजनेस जानना चाहता है कि मेरे पास पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट। मेरे पास पिछली बार कितनी एसेट्स थी, अब की बार कितनी एसेट्स। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसकी एसेट्स और उसकी इनकम्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बढ़े, इंक्रीज। अगर नहीं बढ़ेंगे तो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, और जो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है इसका मतलब ये है कि उस बिजनेस को, उस एक्टिविटी को करने से हमें कोई फायदा ही नहीं, हम कोई अल्टरनेट ढूंढेंगे। तो इस केस में क्या है कि प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस पता चलेगा कि सर हमारे पास पिछले साल प्रॉफिट 10 लाख का था, 10 लाख का था, और अब की बारी 12 लाख रुपए का है, 12 लाख का है। तो ये भी आपको कब पता लगेगा? जब आप प्रॉपर्ली अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। एरर का मतलब होता है गलतियां, फ्रॉड का मतलब धोखा। कह सकते हैं आप अगर अकाउंट्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई गलती है, फ्रॉड है, तो उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो भी आइटम आपने रिकॉर्ड की वो किस बिहाफ पे करते हैं? डबल एंट्री के बिहाफ पर। डबल एंट्री का मतलब एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। यानी हर डेबिट का क्या होगा? एक क्रेडिट होगा, और हर क्रेडिट का क्या होगा? एक
डेबिट होगा। अगर बाय चांस हमने डेबिट में आइटम लिख दी लेकिन क्रेडिट में लिखनी भूल गए, तो अकाउंटिंग क्या कहता है, आपको बता देगा कि सर आपने परचेज अकाउंट में तो लिख दिया लेकिन कैश अकाउंट में नहीं लिखा। और जब भी आप परचेज करते हैं तो आपका इफेक्ट पड़ता है, परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा अगर आप प्रॉपर्ली अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो। और लास्ट पॉइंट हमारे पास, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज का मतलब यहाँ पर हमने यूजर्स वाले पॉइंट में किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। वेरियस पार्टी कौन कौन सी होती है मैंने बताया था आपको, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होती है, जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनल। एक्सटर्नल कौन सी होंगी, जिनका बिजनेस के साथ रिलेशनशिप तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, जैसे इंप्लॉइज, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंक, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, तो सारे एक्सटर्नल यूजर्स में आएंगे। तो अगर हम वेरियस पार्टीज को अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमने कितना पैसा लगाया, कितना कमाया, कितना टैक्स के रूप में बांट दिया, कितना हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी किसके जरिए हो पाएगा, हमारा अकाउंटिंग के जरिए। तो इस टॉपिक के थ्रू आपको पता चल गए 7 पॉइंट्स। अगर आपके पेपर में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, तो एडवांटेजेस मैंने आपको 7 बता दी, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही एडवांटेजेस हैं। इन्हीं 7 में से आप कोई 5 या 6 पॉइंट याद कर लें, अच्छी बात है। और उसके बाद आपको लिमिटेशंस करनी है। अब मैं आपको लिमिटेशंस बता रहा हूं। एडवांटेजेस पढ़ने के बाद, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के बाद हम बच्चों को बताएंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि जो ये क्वेश्चन होगा चाहे सीबीएसई में हो चाहे एचपीएससी में हो, 1 मार्क्स का बनता है, कई बार 6 मार्क्स का भी आ जाता है। तो आपको 3-3 या 4-4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे बोथ साइड्स में, एडवांटेजेस में भी और लिमिटेशंस में। सबसे पहले हम लिमिटेशंस के पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। आप इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, पहला पॉइंट आएगा लिमिटेशंस के अंदर, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी हमारे अकाउंट्स हैं पर्सनली बहुत प्रभावित करते हैं, पर्सनल रूप। जैसे मान लो मैं भी अकाउंटेंट हूं, एक और अकाउंटेंट, मैंने डेप्रिसिएशन लगाने का स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया, उसने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ले लिया। अब बात उसकी भी ठीक है, बात मेरी भी ठीक है, तो गड़बड़ी कहां हुई, गड़बड़ी हुई मेथड के अंदर, गड़बड़ी हुई जजमेंट के अंदर, गड़बड़ी हुई कि कौन सी टेक्निक अडॉप्ट की जाए, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ही है दोनों मेथड, डेप्रिसिएशन लगाने के, चाहे स्ट्रेट लाइन लगाओ चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू लगाओ, बात तो ठीक है दोनों की, लेकिन हमारे जो अकाउंट्स है वो पर्सनली बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक लगाने का मेथड होता है कि व्हिचएवर इज लेस, आप बैलेंस शीट के अंदर जब भी क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो व्हिचएवर इज लेस के रूप से लिखते हो, लेकिन कोई लिख रहा है मार्केट वैल्यू पर, कोई लिख रहा है कॉस्ट वैल्यू पर, तो ये पर्सनल जजमेंट पर प्रभावित है। तो इन बातों का जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखना है। जो लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की, ये एक्चुअली अकाउंटिंग की लिमिटेशन ना होकर ह्यूमन की लिमिटेशन है, अकाउंटेंट की लिमिटेशन है ये। क्यों? अकाउंट में कोई कमी नहीं है, अकाउंट तो वैसे बनेगा जैसे हम उसको इंटरप्रेट करें। अगर हमने गड़बड़ी कर दी तो हम कहेंगे कि अकाउंटिंग गलत कर, अकाउंटिंग गलत नहीं बनी, आपने बनाई गलत है, आपने इसको बनाने की टेक्निक गलत यूज की है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बस इन बातों को अगर आप 5 बातों पर ध्यान रख लोगे तो आपके अकाउंट्स के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट हमारे पास, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड कांसेप्ट। अकाउंटिंग के कांसेप्ट और कन्वेंशंस मैंने आपको पढ़ाया था 2 या 3 लेक्चर पीछे। अब जो अकाउंटिंग के कन्वेंशंस थे ना वो खुद ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनके बीच में आपस में ही मतभेद है। कैसे? जैसे एक अकाउंटिंग का कन्वेंशन बताया मैंने आपको, फुल डिस्क्लोजर। सेकंड में मैंने क्या बताया आपको, मटेरियलिटी। अब फुल डिस्क्लोजर क्या कह रहा है कि अकाउंट्स को आप फुल डिस्क्लोज करो, अकाउंट को आप कुछ भी हिडन नहीं है, नथिंग टू बी हिडन। लेकिन
मटेरियलिटी का क्या कहता है? मटेरियलिटी कहती है कि आपको सिर्फ मटेरियल थिंग्स शो करनी है, ऑल द इमटेरियल थिंग्स शुड बी इग्नोर्ड। और क्या करना है? इग्नोर कर दें। आप इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, किसकी बात माने किसकी ना माने। तो यहाँ पर ये है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड कंसर्न, यानी अकाउंटिंग के जो बनाने के कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस हैं वो खुद ही क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कंफ्यूज रहते हैं क्या कि कौन सी बात मानने और कौन सी ना माने। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहता है आपको? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बोलता है आपको कि जब भी आप अकाउंट्स बनाया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने क्या लिखा? डेबिट साइड में सारे कल्चर, क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिख दिया। अब आपने इस केस पर क्या कैलकुलेट कर लिया? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसके अंदर कुछ 2-3 टाइप्स के ऐसे इनकम है जो बार-बार नहीं होंगे, जैसे लॉस बाय स्पेकुलेशन। नंबर 2, रेंट रिसीव्ड। इस साल आपकी रेंट पर बिल्डिंग चढ़ी हुई थी, आपको रेंट मिल गया। अगले साल मान लो आप बिल्डिंग आपकी किराए पर गई नहीं, लेट आउट ही नहीं, तो रेंट नहीं मिलेगा। तो इसके अकाउंट के अंदर में जो जानकारी मिली वो इनकम्प्लीट है, उससे हमें ईच एंड एवरीथिंग की जो बात कही थी वो पता नहीं चली। तो ये भी अकाउंटिंग की कमी बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? अकाउंटिंग के अंदर छोड़ देते हैं। कैसे? मैंने जब आपको शुरू में बताया था अकाउंटिंग के अंदर, मैंने बताया था कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ वही बातें रिकॉर्ड होगी जो मॉनेटरी इन टर्म्स हैं। मॉनेटरी इन टर्म्स का मतलब मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। मनी की टर्म्स में नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका मतलब क्वांटिटेटिव थिंग्स को तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव थिंग्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटेटिव थिंग्स भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे परचेज मैनेजर और सेल मैनेजर का झगड़ा हो गया, क्वार्रल हो गया, दोनों के बीच में स्ट्राइक हो गई। अब स्ट्राइक से क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आपने स्ट्राइक को अपने अकाउंट्स में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब ना लिखने की वजह से नुकसान तो हुआ, लेकिन आपने बात को रिकॉर्ड नहीं करी, और यही बात आपकी क्या बन गई? कमी बन गई। लास्ट में तो हमारे पास अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब अकाउंटिंग के अंदर है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या झूठा दिखावा, हिंदी में बोलते हैं इसको झूठा दिखावा। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। जैसे आप किसी शॉप पर गए हो तो किसी ने शोरूम के अंदर बहुत वेल डेकोरेटेड कर रखा है, हालांकि चीज वो कुछ और है लेकिन दिखा रहे हैं हम कुछ और, है ना। इसके बारे में जैसे स्टोव लिया आपने, स्टोव लिया क्रेडिट पर, लेकिन आप उसको बुक्स के अंदर नहीं दिखा रहे इस साल, आप अगले साल दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं दिखा रहे ना क्लोजिंग स्टॉक इस साल, तो इससे आपकी कंडीशन क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। क्रेडिट पर लिया आपने स्टॉक, तो इसी प्रकार खर्चों को क्या कर दिया आपने? अगर कम दिखा दिया, इनकम को बढ़ा दिया, वो भी विंडो ड्रेसिंग है। यानी आपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग बना दिया, उसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग से भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। अकाउंटिंग के अंदर कमियां होती हैं। तो कुछ मैंने कमियां बताई, इन कमियों के बारे में आपने थोड़ा सा सुन लेना है जो मैंने लेक्चर में बताया, और लास्ट में आकर पढ़ के और अपने अकॉर्डिंग इसको लिखना है। वो किस लैंग्वेज को यूज कम से कम करना है।